विद्यार्थी बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? लेकर आए हैं नया चैप्टर इनकम टैक्स की रिवीजन सीरीज का, और ये है रिटर्न फाइलिंग। हम बात करें इस चैप्टर की, इसका क्वेश्चन कंपलसरी आता है, एक बार हर एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है, और वो भी लास्ट क्वेश्चन होता है 4 का सी पार्ट, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई आप सी पार्ट में ही 2 ऑप्शन होते हैं कि वो दोनों में से एक करना होता है। मोस्टली वो रिटर्न के ही होते हैं, यानी कि रिटर्न के 2 ऑप्शन आते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। वो 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है इसके अंदर से, और इसके अलावा कुछ ना कुछ इसके अंदर से आपका एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। तो इसीलिए आप इसकी वेटेज मान के चलो 4 to 6 मार्क पेपर में ये आ सकता है। अब अगर हम बात करें रिटर्न फाइलिंग की, तो किस किस को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, पहले ये समझ लेते हैं। तो किन किन को कंपलसरी है रिटर्न फाइल करनी, उसमें अगर हम पहली बात करें तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इन लोगों को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, चाहे इनका प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ये सब आ जाएंगे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म एक्ट में रजिस्टर्ड हो ना हो, इन लोगों को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन लोगों को रिटर्न फाइल करनी तभी जरूरी है जब इनकी इनकम डिडक्शंस को हटाकर एंड एग्जम्पशंस को हटाकर बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो। अब ये क्या मतलब है कि डिडक्शन और एग्जम्पशंस को हटाकर? तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको डिडक्शंस माइनस नहीं करनी, और अभी आपको जो है क्या कहते हैं, ये जो एग्जम्पशन होती है कैपिटल गेन के अंदर, ये माइनस नहीं करनी। अगर आपने जीटीआई ले रखी है तो मतलब आपको जीटीआई लेनी है, और अगर आपने जो है वो जीटीआई ले रखी है और जीटीआई निकालते टाइम आपने कैपिटल गेन की क्या की होगी, कैपिटल गेन की ये जो एग्जम्पशंस होंगी, ये आपने एग्जम्पशंस माइनस कर रखी होंगी, तो इन एग्जम्पशंस को आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए हमारा ऐसी इनकम जो कि जिसमें डिडक्शन ना घटी हो, और जिसमें जो है वो अपना ये जो एग्जम्पशन है 54 सेक्शन वगैरह की, ये भी आपने वापस ऐड बैक कर देनी है। तो वो अगर इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा होती है, ओल्ड स्कीम के अंदर बात करें तो वहां पर 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख के बेसिक एग्जम्पशन मिलती है, सुपर सीनियर को 5 लाख की, सीनियर को 3 लाख रुपए की, और बाकियों को 2.5 लाख रुपए की। और अगर हम बात करते हैं डिफॉल्ट स्कीम के अंदर, तो वहां पर आपको छूट मिलती है 3 लाख रुपए की। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 25-26 वालों के बच्चों के लिए, तो उनको डिफॉल्ट स्कीम के अंदर 4 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती है। तो अगर इससे ऊपर जाएगी इनकम, तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, तो ही आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी हो जाएगी, यदि आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी हो। तो ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कि बेसिक एग्जम्पशन जो है वो 3 लाख रुपए की होती है हमारी जो 115 बीएससी है उसके अंदर। 115 बीएससी के अंदर 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन होती है बेसिक। अगर इससे ऊपर इनकम जाती है तो ही इनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और 4 लाख रुपए आप मान लीजिए जो हमारा एज पर अगर 25-26 आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस में है तो वहां 4 लाख की लिमिट लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कोई बंदा ओल्ड स्कीम में शिफ्ट आउट किया है, तो वहां पर 2.5, 3 या 5 लाख की लिमिट लगती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन बना रखा है कि किसी की इनकम 2 लाख है, सैलरी 1 लाख है, ग्रोस सैलरी है। इसमें से अगर अपन बात करें ओल्ड स्कीम में है कोई बंदा, तो 50,000 रुपए की छूट मिलती है, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए। 2 लाख प्लस 50,000 हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख प्लस 10,000 रुपए की अदर सोर्सेज होगी, टोटल हो गया 2,60,000। तो 2,60,000 रुपए आ गया। ये जो है 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर ओल्ड स्कीम की बात करें तो इसको आईटीआर भरनी क्या हो जाएगी, कंपलसरी। अगर वो बंदा न्यू स्कीम के अंदर आएगा, अच्छा ये जो एटीसी की डिडक्शन है ये नहीं घटानी है, अभी बिना जीटीआई देखनी है अपने को। बट अगर वो न्यू स्कीम के अंदर आएगा तो न्यू स्कीम के अंदर क्या होगा, पीजीपी 2 लाख और 75,000 की छूट मिलती है वहां पर सैलरी में, तो 25,000 सैलरी हो जाएगी और 10,000 ये हो जाएगा, टोटल हो गया 2,35,000। अगेन ये जो है वो आपका 4 लाख से 3 लाख की लिमिट लगती है तो उससे भी कम है, 4 लाख की लिमिट लगती है उससे भी कम है। इसका मतलब न्यू स्कीम के अंदर इसको आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी, तो इसको न्यू स्कीम कर लेनी चाहिए और इसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगली बात पे करते हैं कि भाई अगर आपको आईटीआर फाइल करनी ही है तो उस आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। तो जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है वो है बेटा, हालांकि कुछ और लोग भी होते हैं जिनको आईटीआर फाइल करनी होती है, मैं अभी बताता हूँ वो कौन कौन लोग होते हैं। पहले ड्यू डेट की बात कर लेता हूँ। जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट होती है वो होती है बेटा आपकी 3 ड्यू डेट होती है, 30, 11, 31,
30/11, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। भाई जिनकी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट जाती है, अब ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट क्या होती है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उनकी तो 30/11 होती है। 30/11 कौन सी? भाई जो प्रीवियस ईयर है उसको खत्म होने के बाद अगले साल की 30/11, जिसको अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो मान लो ये प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है, तो प्री असेसमेंट ईयर की 30/11 की अपन बात कर रहे हैं। यानी कि अभी 30/11 बोलूंगा या 31/7 बोलूं या 31/10 बोलूं, ये सारी असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं अपन। इसके अलावा जैसे आपका अगर मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 आपके सिलेबस में है, तो इसका मतलब 30/11-25 की बात हो रही है। अगर आपका सिलेबस में 25-26 है तो 30/11-26 की बात हो रही है। इसके अलावा जिनकी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट नहीं जाती, फिर वो 2 बच गए। उनमें जिनकी ऑडिट होनी कंपलसरी है, उनको जो है क्या कहते हैं, अपनी रिटर्न जाती है 31 अक्टूबर को, और जिनकी ऑडिट नहीं होती है उनकी रिटर्न जाती है 31 जुलाई को। मतलब मान लो कंपलसरी ना भी हो और आपने ऑडिट करवानी है ऑडिट, तो आप 31 अक्टूबर को रिटर्न भर सकते हो। और अगर आप ऑडिट नहीं करवा रहे हैं या कंपलसरी भी नहीं है आपको, तो आप 31 जुलाई को रिटर्न भरनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा अब किन किन की ऑडिट कंपलसरी होती है, जैसे कंपनी है उनकी ऑडिट कंपलसरी होती है, तो कंपनी की तो आईटीआर हमेशा 31 अक्टूबर को ही जाएगी। हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपके काम का है, अगर कोई फर्म है जिसकी ऑडिट होती है तो उसके पार्टनर की रिटर्न भी 31 अक्टूबर को जाएगी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसकी ऑडिट होती है, कंपलसरी है या करवाते हैं, तो उस पार्टनर फर्म की तो रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर को, बट उस फर्म के जो पार्टनर्स होंगे उनकी रिटर्न भी 31 अक्टूबर को जाएगी। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो मैंने आपको टॉपिक करवा दिया था अपना टीडीएस के अंदर, तो यहां से आपको नहीं करना। इसके अलावा मैं अगली बात करता हूं, वो होता है भाई लेट फीस। लेट फीस ध्यान रखना, लेट फीस जो होती है, अगर आप 31 जुलाई आपकी आईटीआर की डेट है, या 31 अक्टूबर आपकी आईटीआर की डेट है, या 31/11 आपकी आईटीआर की डेट है, आप लेट भरते हो तो उस केस में आप भर सकते हो, और उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं अगर आप लेट भरते हो, और वो 31 दिसंबर तक भरी जा सकती है ऑफ असेसमेंट ईयर। बट अगर आप लेट भरोगे तो आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी। अगर आपकी जो एनटीआई है, अगर आपकी एनटीआई देखो क्या लिखा रखा है, अगर आपकी जो एनटीआई है वो अप टू 5 लाख है, तो उस केस में आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी 1000 रुपए, और अगर आपकी एनटीआई 5 लाख से ज्यादा है तो आपको भरनी पड़ेगी 5000 रुपए। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में सेम है, एनटीआई मतलब डिडक्शन घटने के बाद देखना है आपको, और एग्जामिशन वगैरह सब उसके बाद देखना है। तो अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो आपको भरनी पड़ेगी उस केस में 5000 रुपए की लेट फीस। अदरवाइज अगर आपकी 5 लाख तक की एनटीआई है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं वही बोल रहा था आपको, इसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि ऐसी रिटर्न जो आप लेट भरते हो, यानी कि 31 जुलाई 31 अगर आपकी ड्यू डेट है उसके बाद भरोगे तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे, या 31 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है उसके बाद भरोगे उसको बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे, या 30/11 आपकी ड्यू डेट है उसके बाद भरोगे तो आप उसको बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे। तो बिलेटेड रिटर्न कब तक भरी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया 31 दिसंबर तक भरी जा सकती है। बट एक्ट में लिखने का तरीका क्या है कि इसको एनी टाइम भर दो, लेकिन प्रायर टू एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपका मान लो प्रीवियस ईयर आपका 24-25 है, तो उसका प्रीवियस ईयर अगर आपका 24-25 है तो उसका असेसमेंट ईयर होता है बेटा 25-26, और ये खत्म होगा 31/3/26 को। उससे 3 महीने पहले होता है 31 दिसंबर 26, तो यहां तक आप भर सकते हो। अगर आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है तो उस केस में आपका असेसमेंट ईयर होगा 26-27, और उसका एंड होता है बेटा 31/3/27 को, और आप ये भर सकते हो 31 दिसंबर अपना 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर, हाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 31 दिसंबर यहाँ 25 आएगा और यहाँ जो है 31 दिसंबर आएगा 26, तो यहाँ तक आप भर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ लेट फीस तो भरनी पड़ेगी, जो अभी आपको बताई थी 1000 रुपए की या 5000 रुपए की, वो तो भरनी पड़ेगी। या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट से पहले भी भर सकते हैं, मतलब ऑफिसर ने अपने आप ही असेसमेंट कर दिया, आपने रिटर्न नहीं भरी थी, उसने इंतजार किया आपका और अपने आप असेसमेंट कंप्लीट कर दी, तो फिर उसके बाद नहीं भर पाओगे। तो अगर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट की डेट पहले है तो फिर उस डेट से या 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले पहले आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
रिवाइज रिटर्न की भी यही डेट रहती है बेटा, रिवाइज रिटर्न की भी यही डेट होती है। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि जो आपने रिटर्न भरी थी वो क्या कहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई गलती रह गई है तो उसको रिवाइज कर सकते हो, तो उसको रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। तो रिवाइज रिटर्न जो है वो आपकी भर सकते हो, और ये जो रिवाइज रिटर्न होती है कितनी मर्जी बार रिवाइज की जा सकती है। मान लो आपने रिवाइज भरी, फिर गलती होगी, फिर उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो। इवन आपने लेट रिटर्न भरी थी बिलेटेड, उसमें गलती होगी, वो फिर रिवाइज कर सकते हो। तो रिवाइज को भी रिवाइज कर सकते हो, बट लास्ट डेट है, एन नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज कर सकते हो, बट लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर। वही सेम लिखा होगा आपको, बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अपना बिल्कुल डिटो सेम है कि यहां तक आप भर सकते हो, यानी कि 31 दिसंबर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लिख रखा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले जब अपन 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करते हैं, उसमें सबसे पहले अपन रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं उसका क्या है। उसके बाद अपन पांचों हेड की इनकम को जोड़ते हैं, और वो इनकम को जोड़ने के बाद हमारे पास, हाँ जी बेटा, तो पांचों हेड की इनकम को ऐड करने के बाद नेट सैलरी, पीजीपी, नेट हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी नेट होता है यानी कि एग्जम्पशंस घटने के बाद, ये करने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, क्लबिंग, सेट ऑफ और एग्जम्पशन। एग्जम्पशन चैप्टर्स का भी ध्यान देते हैं कि कहीं एग्जम्प्ट इनकम ना आ जाए। क्लबिंग कहीं होनी है तो क्लबिंग कर देते हैं रिस्पेक्टिव हेड में, और अगर कोई लॉस वगैरह है तो सेट ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा फिर अपन ऐड करते हैं तो आती है आपकी ग्रोस टोटल इनकम, इसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं जो अपन लास्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं। फिर आती है आपकी नेट टोटल इनकम, और उसके बाद अपन टैक्स निकालते हैं। जो टैक्स निकालते हैं टोटल टैक्स पे करना होता है, इसमें से जो आपका एडवांस टैक्स आपने भर रखा होता है वो माइनस कर देते हैं, और जो आपका टीडीएस वगैरह कटा होता है, टीसीएस कटा होता है वो माइनस कर देते हैं। कोई रिलीफ होता है आपका 89 सेक्शन का या एएमटी क्रेडिट होता है वो सब माइनस कर देते हैं। तो उसके बाद जो बचता है उसको अपन बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है बेटा, इसके ऊपर ही अपना इंटरेस्ट लगता है। कई बार अगर मान लो आप लेट रिटर्न वगैरह भरते हो तो 234 ए बी सी का इंटरेस्ट लगता है, और लेट फीस लगती है 234 एफ की। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर के अंदर, टीडीएस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा जो फिर अपन इनको, ये अगर इंटरेस्ट लगेगा इसको ऐड करेंगे, फिर अपन टोटल पेमेंट करते हैं टैक्स की। अब मान लीजिए 60,000 रुपए का आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है, और 234 एबीसी का इंटरेस्ट भरना है 20,000 रुपए का, और 5,000 रुपए की लेट फीस भरनी है। टोटल आपने 85,000 ऊपर भरने हैं। लेकिन मान लो एसएससी ने 50,000 ही भरे, या गवर्नमेंट ने रिकवर किए तो इतने ही रिकवर हुए। वैसे तो सारा भरोगे तभी आप रिटर्न सबमिट कर पाओगे, लेकिन किसी कारण की वजह से मान लो एसएससी से 50,000 रुपए रिकवर होते हैं, तो गवर्नमेंट पहले किस में एडजस्ट करेगी? तो गवर्नमेंट जो है पहले मानेगी कि पहले वो जो अपना लेट फीस में एडजस्ट करेगी, फिर वो इंटरेस्ट में एडजस्ट करेगी, फिर वो टैक्स में एडजस्ट करेगी। ये गवर्नमेंट ने सीक्वेंस बताया होगा कि पहले हम फीस में एडजस्ट मानेंगे, फिर हम क्या कहते हैं इंटरेस्ट में एडजस्ट मानेंगे, और फिर अपन टैक्स के अंदर एडजस्ट मानेंगे। उसका रीजन यही है बेटा कि टैक्स तो गवर्नमेंट बाद में रिकवर कर सकती है कोर्ट में केस वगैरह करके, लेकिन फीस और इंटरेस्ट हो सकता है कि अपना कोर्ट वगैरह माफ कर दें, तो गवर्नमेंट कहती है पहले फीस एडजस्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, लास्ट में टैक्स एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा अब अपना आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि होता है डिफेक्टिव रिटर्न। इस पे आने से पहले ना, पहले एक टॉपिक रह गया था वो मैं आपको करवा देता हूं। कुछ लोग और होते हैं जिनकी जो होती है वो रिटर्न फाइल करनी जिनको जरूरी होती है, वो कौन कौन होते हैं? तो देखो क्या लिख रखा है, इफ एनी एग्रीकल्चर इनकम देन इट विल बी एग्जम्प्ट। अगर किसी एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जम्प्ट हो जाती है, तो उसके लिए कोई आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये थर्ड पॉइंट आपको पढ़ाना जरूरी है कि भाई आखिर ऐसा कौन बंदे हैं जिनको रिटर्न भरनी जरूरी होती है, और कौन से बंदे हैं, कुछ तो अपन ने डिस्कस किए थे। तो इसमें क्या कहते हैं अपना, ये लोग कवर्ड होते हैं जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, पहली कंडीशन ये है। इसके बाद है प्लस का साइन, मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, जो ओआर हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। इसके अलावा जिसका इन तीनों में से एक में फॉल कर दे, या तो पहले में, या तो इसमें, या इसमें, या इसमें, तीनों में से एक में फॉल कर दे, तो उसको रिटर्न भरनी जरूरी होगी। ओआर होना तो कंपलसरी है, इसके अलावा इन तीनों में से एक में फॉल कर दे, क्या? या तो उसके पास एनी एसेट होल्ड कर रखा हो, वो भी कहां पर? फॉरेन के अंदर, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। या तो उसके फॉरेन के किसी कंपनी के शेयर हैं उसके पास, जैसे मेरे पास एनवीडिया कंपनी है अमेरिका की, उसके शेयर्स हैं, तो मेरे को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर उसके पास फॉरेन में कोई बंगलो है,
तो वो भी एक एसेट हो गया, तो उसको भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा तो मतलब ओआर होना चाहिए, और अगर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट है तो आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाएगी, या फिर ओआर है प्लस के फॉरेन में एसेट नहीं है लेकिन फॉरेन के अंदर एक जो है बैंक अकाउंट है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी है, कोई बैंक अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, उसके साइन चलते हैं, तो उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी हो जाएगी। मतलब फॉरेन एसेट नहीं है बट फॉरेन का बैंक अकाउंट है और साथ में वो ओआर है, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाएगी। या फिर तीसरा केस, ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट और लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कि मतलब जैसे अमिताभ बच्चन है, इस थर्ड वाले पॉइंट का मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि भाई अमिताभ बच्चन है और अभिषेक बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया, फॉरेन में उनके नाम पे एक बंगलो है, तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया, उस फॉरेन के बंगलो को जो है वो अपना अभिषेक बच्चन के नाम नहीं करवाया, बट अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं इसको ट्रस्ट के नाम करता हूं, या अपना बंगलो से जो भी इनकम आएगी ना वो अभिषेक बच्चन को मिलेगी। तो अभिषेक बच्चन इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस बंगलो, कि उससे जो इनकम आएगी, जो इनकम डिराइव होगी वो उसको अभिषेक बच्चन को मिलेगी। नाम क्या कहते हैं अपना, अमिताभ बच्चन के, तो अमिताभ बच्चन को तो रिटर्न भरनी पड़ेगी क्योंकि उसके नाम है, बट क्या अभिषेक को भरनी पड़ेगी, उसको इनकम मिल रही है, तो अगर अभिषेक बच्चन जो है उसको इनकम मिल रही है तो उसको भी भरनी पड़ेगी कि वो बेनिफिशियल ओनर है, वो थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा, तो उसको भी भरनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बेनिफिशियल ओनर अपना अभिषेक बच्चन जी हैं, ये बच सकते हैं, रिटर्न को भरनी नहीं पड़ेगी अगर क्या कहते हैं, एक चीज वो है कि अगर ये वाली इनकम जो है वो उसके पापा में क्लब हो जाती है, अगर ये इनकम उनके पापा में क्लब हो जाती है, वो क्लबिंग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि भाई क्लबिंग कैसे अप्लाई होती है, वो आपको बताया हुआ है कि भाई जब भी कोई बेनिफिशियल ओनर होता है और अगर कोई रिवोकेबल ट्रस्ट हो तो उस केस में वो क्लबिंग हो जाती है अपना जो बंदा ट्रांसफर करता है उसके पास। अगर इरिवोकेबल ट्रस्ट होता है तो उस केस में वो क्लबिंग नहीं होती है। तो मान लीजिए रिवोकेबल ट्रस्ट है तो क्लबिंग हो जाएगी उसके पापा के पास, और अगर अगर अमिताभ बच्चन जी के पास क्लबिंग हो जाएगी इनकम, तो फिर अभिषेक बच्चन जी को रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा रखा है, अगर आप किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो तो वैसे आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, लेकिन आप बच सकते हो। हाउएवर अगर जो इनकम ऑफ सच एसेट है वो अपना पर्सन ए में इंक्लूड होनी है। पर्सन ए का मतलब कि भाई जिसके नाम पे एसेट था, तो अगर वो इनकम पर्सन ए में इंक्लूड होनी है तो फिर उसके केस में बेनिफिशियरी को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, अभिषेक को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ओआर हो या तो बैंक अकाउंट हो या फिर फॉरेन में कोई एसेट हो या फिर आप किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। बेनिफिशियल ओनर बच सकता है आईटीआर भरने से अगर जो उस एसेट की इनकम है वो अपना जिसके नाम एसेट है उसके अंदर क्लब हो रही है, तो फिर बेनिफिशियल ओनर बच सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वो तो कुछ और लोग हैं, फोर्थ पॉइंट में बताता हूं और किन किन को रिटर्न भरनी जरूरी होती है। तो बेटा वो हैं जिन्होंने अपना 1 करोड़ से ऊपर पैसा जमा करा रखा होता है, वन और मोर करंट अकाउंट। मान लो मेरे 2-3 बैंकों में करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा, करंट अकाउंट की बात हो रही है। मेरे 2-3 बैंकों में करंट अकाउंट है और उन बैंकों के अंदर मान लो मैंने जमा कराया है पैसा, और वो मींस एग्रीगेट, सबको जोड़कर बताना है, एग्रीगेट डिपॉजिट करवाया है मैंने पैसा। कहीं ऐसा नहीं लिखा कैश जमा कराया, बट पैसा जमा कराया है। तो अगर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं, आते हैं बैंक अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए, तो अगर करंट अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं तो उस केस में मोर देन अ करोड़, एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज अगर आते हैं सारे करंट अकाउंट को जोड़कर, तो उस केस में भी रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। हालांकि ऐसा लिखा नहीं कि एक बैंक में, 2 बैंक में, कितने भी बैंकों में हो सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा भाई, वो अलग बात है कि आपको अपने आप देखना है कि भाई मेरे करंट अकाउंटों में 1 करोड़ से ऊपर का जो है मैंने पैसा जमा करा दिया है, तो इस केस में मेरे को रिटर्न भरनी जरूरी है। या फिर कोई खर्चा किया हो आपने 2 लाख से ज्यादा का खुद पे, या आपके किसी के साथ आप घूमने गए हो, तो आपका और उनका खर्चा मिलाकर अगर आपने अपने अकाउंट से पे किया है फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, तो अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ऊपर खर्च किया है अपना इस साल के अंदर, 1 साल के अंदर, एक ट्रिप पे की बात नहीं हो रही, 1 साल के अंदर 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, खुद का और अपना आपके साथ जो भी गया था उसका मिलाकर, अगर आपने अपने अकाउंट से पे किया, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड जाते हैं तो वो अपने अकाउंट से पे करता है, मैं अपने अकाउंट से पे करता हूं, तो उस केस में भी रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी अगर 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर देता हूं मैं फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 1 साल में।
इसके अलावा अगर आपका बिजली का बिल 1 साल का बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर भरते हो तो भी आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनको रिटर्न भरनी कंपलसरी हो जाएगी, और वो कौन है बेटा? वो हैं अच्छा जी, तो ये जो अभी मैं नीचे वाले 4 पॉइंट बताऊंगा ना, अभी तक जो पॉइंट बता रहा था वो सब पे अप्लाई होते हैं। कंपनी को तो वैसे भी कंपलसरी है, फर्म को तो वैसे भी कंपलसरी है, बट बाकी लोग बच गए, इंडिविजुअल एचएफ, उनकी बात हो रही है। इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई, उनकी बात हो रही है। उनकी बात क्या हो रही है बेटा? अगर उनकी सेल बिजनेस की 60 लाख से ज्यादा है इस साल की, मान लो आपके सिलेबस में 24-25 साल है, तो अगर आपकी 24-25 में बिजनेस की सेल 60 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर आपकी 25-26 की अपना सेल 25-26 आपका अगर सिलेबस का साल है और उसकी सेल 60 लाख से ऊपर है तो भी आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी हो जाएगी। प्रोफेशन की अगर 10 लाख से ऊपर है, भाई मेरे प्रोफेशन की 10 लाख से ऊपर है तो मेरे को रिटर्न भरनी कंपलसरी हो जाएगी। इसके अलावा या फिर इन सब में और है बेटा, सब में और है, या फिर टीडीएस और टीसीएस को जोड़कर एक साल में 25-26 आपका साल है तो 25-26 में, 24-25 आपका साल है तो 24-25 में टीडीएस और टीसीएस को जोड़कर 25,000 और मोर का अगर आपका टीडीएस और टीसीएस कटा हो, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए की लिमिट है। 25,000 या इससे ज्यादा का टीडीएस टीसीएस कटा हो तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है, क्योंकि 25,000 का टीडीएस कट चुका और आप रिटर्न नहीं भर रहे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई उसको रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई 60 साल का है, रेजिडेंट मतलब सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में हम टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 देखना है। तो अगर आपका इस साल में 25,000 रुपए, अगर आप जवान हो और बूढ़े हो तो 50,000 अगर टीडीएस या टीसीएस कटा है दोनों जोड़कर, तो उस केस में आपको रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। या फिर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक या एक से ज्यादा सारों को जोड़कर 50 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। करंट अकाउंट के लिए लिमिट जो थी वो थी अपना 1 करोड़ रुपए की, लेकिन सेविंग अकाउंट के लिए 50 लाख रुपए। मेरे जितने भी बैंकों में अकाउंट है सब में जोड़कर अगर मैंने 50 लाख से ऊपर जमा करा दिए हैं तो उस केस में मेरे को रिटर्न भरनी क्या हो जाएगी? कंपलसरी। इसके बाद मैंने ये तो आपको करा दिया था, और अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डिफेक्टिव रिटर्न। ये क्या रहता है बेटा? 31 जुलाई को रिटर्न भरनी है, या जब भी आपने रिटर्न भरी, आपने रिटर्न भरते टाइम क्या किया? रिटर्न में कोई कमी छोड़ दी, कोई डिफेक्ट छोड़ दिया, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं भरा, कोई कॉलम पूरा नहीं भरा। वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन रिटर्न भरी जाती हैं तो उसमें डिफेक्ट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई कागज पूरा छोड़ोगे तो सबमिट ही नहीं होगी, और अगर कोई कॉलम नहीं भरोगे तो सबमिट ही नहीं होगी। बट फिर भी अपना लिखा हुआ है कि अगर आप कोई डिफेक्ट छोड़ देते हो तो वो रिटर्न, आपको एक नोटिस आएगा कि भाई इसमें ये डिफेक्टिव रिटर्न है। उसके नोटिस के 15 दिन बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा, उस डिफेक्ट को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप कर देते हो तो ओके है, और अगर आप नहीं कर पाते तो उस केस में आपकी रिटर्न को ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई आपने कभी रिटर्न भरी ही नहीं थी। देखो क्या लिखा रखा है, एओ जो है वो अपना डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजेगा आप लोगों को, और वो जो नोटिस आएगा वो अपना उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, और आपको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते तो इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा। इनवैलिड रिटर्न का मतलब ऐसा माना जाएगा कि फ्यूचर में आप मतलब आपने रिटर्न भरी ही नहीं थी, ऐसा माना जाएगा। इसके अलावा जो एओ है वो चाहे तो आपका डिले माफ कर सकता है, कॉन्डोन द डिले, मतलब कि माफ कर सकता है आपका डिले, कि अगर आपने 15 दिन में डिफेक्ट ठीक नहीं किया, लेट डिफेक्ट ठीक किया, तो एओ चाहे तो उस बात को माफ कर सकता है। अब तो यही वाली बातें यहाँ लिखी मिलेंगी आपको जो मैंने आपको समझाया। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात और पढ़ा देता हूँ, वो ये है कि किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो लिखा रखा है कि भाई ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न है उसमें आपको अपने सारे हेड्स की इनकम कंप्यूट करके दिखानी पड़ेगी, उसकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन शो करनी पड़ेगी, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन आपको शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है और क्या दिखाना पड़ेगा, आपको एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी, आपने टैक्स कैसे निकाला है। ये ना एक्चुअली रिटर्न के फॉर्म में ही होता है, तो इसमें से ये थ्योरेटिकल पढ़ तो रहे हैं, पेपर में आ सकता है कि भाई डिफेक्टिव रिटर्न की क्या क्या कंडीशंस हैं, बट प्रैक्टिकली बात करूँ ना मैं आज के ज़माने में, तो ये सब रिटर्न के फॉर्म्स में ऑलरेडी हो जाता है, तो अलग से अपने को कुछ नहीं भरना होता, बस एक रिटर्न का फॉर्म भरना होता है। ये सारी कैलकुलेशन रिटर्न के फॉर्म में हो जाती है। ये पुराने ज़माने की बात है, जब मैनुअल फॉर्म हुआ करते थे तो डिटेल वगैरह पीछे अटैच किया करते थे, तो आज के ज़माने में ये चलता नहीं है। ऑडिट अगर आपको करानी है तो ऑडिट रिपोर्ट करनी जरूरी है, आपको वो भरनी जरूरी है। इसके अलावा
इसके अलावा आपको टैक्स आपने पे किया है उसका प्रूफ चालान होता है उसका, तो चालान जो है वो देना जरूरी है। तो आजकल सब ऑनलाइन होता है बेटा। इसके अलावा अगर आपने ये वाला पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो, और ये भी प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी चालान है। सेक्शन 140 भी आपको कराऊंगा अभी मैं, एडिशनल इनकम टैक्स होता है अपडेटेड रिटर्न के अंदर, तो उसमें अगर आपने टैक्स पे किया तो उसका भी आपको प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या करना पड़ेगा, जो बंदा रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, जैसे मैं तो बेटा 44 एडीए में रिटर्न भरता हूँ, नो अकाउंट केस, बट अगर जो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है उसको क्या क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देना है, ट्रेडिंग अकाउंट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देना है, ये और बैलेंस शीट देनी है। हाँ, ये सब चीजें अटैच की जाती है एक्स्ट्रा रिटर्न के फॉर्म के साथ साथ, आज भी की जाती है। अगर वो प्रोप्राइटर है तो साथ में प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी देना है। अगर वो फर्म है, एसोसिएशन पर्सन है, तो पार्टनर्स के और मेंबर्स के पर्सनल अकाउंट देने की पार्टनर कैपिटल अकाउंट देने हैं। इसके अलावा अगर वो अगेन पार्टनर वगैरह है तो उस केस में उसको अपना कैपिटल अकाउंट फर्म वाला भी देना है। मतलब ये कि जो फर्म की रिटर्न जाएगी उस फर्म की रिटर्न में तो पार्टनर, सारे पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट जाएगा ही जाएगा, बट अगर क्या कहते हैं पार्टनर की खुद की पर्सनल रिटर्न जाएगी तो उसके अंदर भी उसको अपनी फर्म से जो कैपिटल का अकाउंट होगा वो देना पड़ेगा। तो ये वाली बात है, तभी जो फर्म का पार्टनर होता है ना उसकी रिटर्न बाद में जाती है, 31 अक्टूबर को जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट की ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ देना पड़ेगा, वो भी ऑडिटेड, मतलब स्टैंप लगा के ऑडिटर के साइन करवा के तब आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी कॉस्ट ऑडिट होती है तो फिर आपको कॉस्ट ऑडिट की भी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, अगर आपकी कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिट होती है तो। इसके अलावा जो अपना रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, एक बार ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि जो बंदा रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, डिफेक्टिव रिटर्न के लिए उसको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसको क्या क्या देना पड़ेगा, तो उस बंदे को देना पड़ता है भाई टर्नओवर बतानी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट कितना है वो बताना पड़ेगा, एक्सपेंस बताने पड़ेंगे कितने हैं, नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा। तो मतलब उसको ये 3-4 चीजें, मोटी मोटी चीजें बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा डेटर बताने पड़ेंगे, क्रेडिटर बताने पड़ेंगे, स्टॉक कितना बताना पड़ेगा, कैश कितना बताना पड़ेगा, और बस इसके बैलेंस बताने हैं, कोई इनके अकाउंट्स वगैरह सबमिट आपको नहीं करने हैं। और लास्ट में यही लिखा रखा है कि भाई जैसे आपको बताऊं कि आज के ज़माने में क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न जाती हैं तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एलिमिनेट हो गई हैं, वो फॉर्म्स के साथ साथ ही चली जाती हैं, अलग से नहीं देना पड़ता, बट स्टिल आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। अब अगली बात आती है बेटा, पैन नंबर जो है वो क्या कहता है, कहाँ कहाँ आपको कोट करना, अप्लाई करना है, किस किस को अप्लाई करना है। अगर मान लो आपके पास पैन नंबर नहीं है तो क्या आपको अप्लाई करना जरूरी है, ये वाली बात करते हैं। तो एवरी पर्सन, हर बंदे को अप्लाई करना है जिसकी इनकम जो है, जिसकी इनकम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब ये कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख जो भी आपकी लिमिट लगती है, 5 लाख जो भी लिमिट लगती है बेसिक एग्जामिशन, अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा हो गई तो आपको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी हो जाएगी ना, रिटर्न तभी जा पाएगी जब पैन नंबर होगा, तो पैन नंबर आपको अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। और पैन नंबर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 31 मई से पहले पहले ऑफ असेसमेंट ईयर। मान लो 24-25 में आपकी इनकम ज्यादा हो गई है तो फिर आपको 31/5/25 से पहले पहले पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपका सिलेबस का साल 25-26 है और 25-26 में इनकम आपकी ज्यादा हो गई है बेसिक एग्जामिनेशन से, तो आपको 31/5/26 से पहले पहले पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन करता है और उसकी सेल 5 लाख से ऊपर हो गई है तो उसको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च से पहले पहले उसको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। 24-25 प्रीवियस ईयर है तो 31/3/25 से, और अगर 25-26 प्रीवियस ईयर है तो 31/3/26 से पहले पहले आपको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल को छोड़कर अगर कोई और पर्सन है और वो बंदा जो है ट्रांजेक्शन करता है 2.5 लाख रुपए की साल के अंदर एग्रीगेट करके या उससे ज्यादा, तो मतलब आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हो इंडिविजुअल को छोड़ के, कोई और पर्सन है, इंडिविजुअल वगैरह के लिए तो ऊपर जो पॉइंट बताए हैं वो लगेंगे, इंडिविजुअल को छोड़कर कोई और पर्सन है यानी कंपनी वगैरह है और वो 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन करता है साल में, फर्म है 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन करती है साल में, तो उसको पैन नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। और कब लेना है पैन नंबर, वही 31 मई से पहले पहले। इसके अलावा जो ऊपर अभी पर्सन फंसा है जिसकी ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ऊपर थी उसको पैन नंबर लेना था, मान लो वो एचयूएफ थी तो उसके कर्ता वगैरह को भी लेना पड़ेगा। देखो क्या लिखा रखा है, कोई कंपनी ऊपर फंसी है कि जिसने 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन की थी तो कंपनी को तो लेना ही है पैन नंबर, साथ में उसके एमडी को लेना पड़ेगा, डायरेक्टर को लेना पड़ेगा। अगर ऊपर पार्टनरशिप फर्म फंसी है तो पार्टनर को लेना पड़ेगा, अगर ऊपर कोई ट्रस्ट फंसी है तो ट्रस्टी को लेना पड़ेगा,
और इसके अलावा अगर कोई अपना कर्ता एचयूएफ फंसी है तो कर्ता को लेना पड़ेगा, और अगर कोई कंपनी फंसी है तो उसके सीईओ को लेना पड़ेगा। तो ये सब, या फिर ऑफिस बीरर जो भी ऑफिस संभालता है, उन सबको जो है क्या कहते हैं पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, वही 31 मई से पहले पहले। तो मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ या एओपी बीओआई कंपनी एलएलपी ये सब अगर 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं एक साल में, तो उनको तो लेना ही पड़ेगा 31 मई से पहले पहले, और उनके कर्ता वगैरह, उनके एमडी, डायरेक्टर, सीईओ वगैरह को भी पैन नंबर लेना पड़ जाएगा 31 मई से पहले पहले। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनको पैन नंबर लेना पड़ जाएगा, वो ये हैं, अगर आप कैश जमा कराते हो अपने बैंक अकाउंट में विद अ बैंकिंग कंपनी, एक बैंक के पास, यहाँ एक बैंक की लिमिट है बेटा। रिटर्न वाले के टाइम पे था कि सारे बैंकों को जोड़कर 50 लाख से ऊपर अगर आपने जमा कराया सेविंग के अंदर, यहाँ जो लिमिट है वो एक बैंक, मतलब कि बैंक अकाउंट तो आपके 2-3 हो सकते हैं, लेकिन बैंक एक, मान लो पीएनबी बैंक है, उसके अंदर आपके 4 अकाउंट है, तो चारों को जोड़कर देखना है आपने कितना कैश जमा कराया। अगर आपने 20 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा कराया या कराना चाहते हो आप, तो उस कराने के 7 दिन पहले आपको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपने 5 लाख जमा करा दिए, कोई बात नहीं, 4-5 और जमा करा दिए, कोई बात नहीं, जैसे ही आपको लगता है कि 20 लाख रुपए हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले 7 दिन पहले आपको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर कोई पर्सन एक बैंक में कैश जमा कराना चाहता है एग्रीगेट करके साल का जोड़ जाड़ के, तो 7 दिन पहले पहले उसको 20 लाख से ऊपर जमा कराना चाहता है या 20 लाख जमा कराना चाहता है, तो 7 दिन पहले पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई बंदा कैश विड्रॉ करना चाहता है एक बैंक से, एक बैंक में जितने अकाउंट है सारों को जोड़ दो। अच्छा, कोई लिख भी नहीं रखा कि भाई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो बस सीधी सी बात लिख रखी है, अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक के अंदर सारे अकाउंट जोड़ दो, और उन सारे अकाउंट्स में से अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो 20 लाख या उससे ज्यादा, तो आपको पैन नंबर 7 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप क्या कहते हैं जमा कराना चाहते हो उसके अंदर, तो 20 लाख या उससे ज्यादा, तो भी आपको पैन नंबर 7 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, 10 लाख जमा कराना चाहते हो, 10 लाख निकलवाना चाहते हो तो नहीं, जमा वाली अमाउंट 20 लाख या उससे ज्यादा होगी तब, और ऐसे निकलवाने वाली अमाउंट 20 लाख या उससे ज्यादा होगी तो। इसके अलावा एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू ओपन अ करंट अकाउंट, अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है किसी बैंक के अंदर या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना है, सीसी लिमिट होती है बेटा वो खुलवाना है, तो उस केस में भी, या पोस्ट ऑफिस के अंदर भी या बैंक में भी, तो 7 दिन पहले आपको, तो करंट अकाउंट से खुलवाने से 7 दिन पहले भी पैन नंबर लेना पड़ेगा, या फिर आपको कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना है, सीसी अकाउंट खुलवाना है, तो भी आपको 7 दिन पहले पैन नंबर लेना पड़ेगा। ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होंगे अगर कोई फॉरेन की कंपनी है और कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि आईएफएससी में ऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में ये वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। बट ध्यान रखें, फॉरेन कंपनी को वैसे तो इंडिया में पैन नंबर लेना पड़ेगा, बट अगर वो आईएफएससी में ऑपरेट कर रहा है तो नहीं लेना। आईएफएससी जो है वो क्या कहते हैं, अपना क्या रहता है, आईएफएससी जो होता है वो अगर मैं बताऊं आपको, तो एक इंडिया के गुजरात के गांधीनगर में एक सिटी बनाई गई है, गिफ्ट सिटी बोलते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बनाया कि भाई आप यहाँ पर वहाँ पर अलग अलग बैंक्स के ऑफिस हैं और वो फॉरेन के क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो फॉरेन के वहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं लगते, तो इसलिए बोल रहा है कि भाई अगर आप कोई एनआर हो और आपका अकाउंट अगर आईएफएससी के अंदर है तो आपको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है वो और कुछ इसमें मेरे को खास लग नहीं रहा है कि मैं आपको पढ़ाऊं। हाँ, पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, वो वाली बात आपको पता ही है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ अपना नंबर्स होते हैं इसमें। हाँ जी बेटा, तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर हमारे को पैन नंबर कोड करना जरूरी हो जाता है, और यहाँ आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी हो जाता है। और अगर आप पैन नंबर कोड नहीं करोगे तो उस केस में अपना ये ट्रांजैक्शंस आप इनिशिएट नहीं कर सकते, और इसके ऊपर से ना एमसीक्यू बन के आ सकता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। पहली बात, अगर आप जब भी कोई मोटर व्हीकल खरीदेंगे तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी होगा, और वो मोटर व्हीकल मतलब कार, बाइक, एक्टिवा, कोई भी खरीदोगे। हाँ देखो, अदर देन 2 व्हीलर्स, यानी कि 2 व्हीलर को छोड़ के, मतलब एक्टिवा नहीं आएगी, या तो आप क्या खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, या फिर आप क्या खरीदेंगे, हाँ, या तो आप कार खरीदेंगे, तो मतलब 2 व्हीलर को छोड़कर कुछ भी खरीदोगे, कार ही हो गया बेसिकली, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना कंपलसरी है। इसके अलावा ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट, एफडी आगे कवर्ड है, एफडी को छोड़कर, यानी कि, और दूसरा बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़कर, या तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होगा
ये बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे मोदी के द्वारा जनधन योजना के अंतर्गत, उनको छोड़कर या तो आप कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवाओ, करंट अकाउंट खुलवाओ। करंट अकाउंट के बारे में तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, उसके लिए पैन होना चाहिए। कोई भी आप अकाउंट खुलवाओगे, एफडी के आगे अलग से कवर है, तो अब ये समझ लो कि बस अदर देन बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़कर अगर आप और कोई भी अकाउंट ओपन करोगे बैंक के पास कोऑपरेटिव बैंक के पास, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आप बैंक के पास किस चीज की एप्लीकेशन दोगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू करने की, तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप होटल में या रेस्टोरेंट में अपना एक टाइम पे, आज गए आप खाना खाने, आज एक ही टाइम पे पेमेंट कर रहे हो इन कैश 50,000 से ऊपर, मतलब मान लो आप 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए और सारे बिल जोड़ दो, बट पेमेंट एक टाइम पे कर रहे हो और 50,000 से ऊपर का अगर बिल आ रहा है, 50,000 से ऊपर की आप पेमेंट कर रहे हो कैश में रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो सिंगल पेमेंट अगर 50,000 से ऊपर की है, तो उस केस में अपना आपको क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैवल करने जा रहे हो फॉरेन कंट्री के अंदर और या फॉरेन करेंसी खरीदने जा रहे हो, तो यहाँ पर भी 50,000 की लिमिट कैश की है। जैसे मैं अभी फॉरेन गया था, तो मैं जब करेंसी खरीदने गया तो 50,000 से ऊपर लेते ही नहीं है कैश, क्योंकि यहाँ लिमिट लगा रखी है 50,000 से ऊपर आप कैश पे करोगे तो पैन नंबर लेना पड़ेगा। पैन नंबर वो वैसे भी लेते हैं, बट फिर भी 50,000 से ऊपर कैश लेते ही नहीं है, वो सेफ साइड चलते हैं। हालांकि पैन नंबर देने के बाद वो कैश दिया जा सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ये अपना, तो आपको ध्यान रखना है जब भी फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो या फॉरेन घूमने जा रहे हो, उससे कोई भी आप उसके रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हो, तो उस केस में आप 50,000 से ऊपर अगर आप कैश पे करते हो तो वो पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड खरीदते हो, देखो ये सिर्फ दो ट्रांजेक्शन ऐसी है जहां पर कैश की बात है, एक तो रेस्टोरेंट बिल वाला, एक फॉरेन कंट्री वाला, बाकी जगह कैश नहीं है। बाकी जगह सिंपल है कि अगर आप 50,000 देते हो, कैसे मर्जी 50,000 दो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो 50,000 से ऊपर के, तो आपको देना पड़ेगा। या फिर अगर आप डिवेंचर खरीदते हो 50,000 से ऊपर आपको देना पड़ेगा। अगर आप आरबीआई के बॉन्ड खरीदते हो 50,000 से ऊपर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एफडी कराते हो, अगर आप अपना पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हो या बैंक में डिपॉजिट कराते हो और एफडी नहीं है, कैश डिपॉजिट की बात हो रही है, अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो 50,000 से ऊपर, तो एक दिन के अंदर तो देना पड़ता है। ये तो भाई मैं बहुत बार फेस करता हूँ। मान लो मुझे 1 लाख रुपए कहीं से कैश मिले, मैं अपने अकाउंट में जमा कराने जाता हूँ, तो वो लोग पैन नंबर मांगेंगे अगर 50,000 से ऊपर की पेमेंट है। 50,000 से नीचे जो है वो आप बिना पैन नंबर के भी कैश जमा करा सकते हो बैंक में एक दिन के अंदर। इसके अलावा अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनवाने जाते हो, और बैंकर चेक, बैंक ड्राफ्ट एक ही बात होती है, ये बनवाने जाते हो, तो उसमें भी कैश अगर आप जो है 50,000 से ऊपर, जहां जहां कैश है वो मैं रेड मार्क, ये भी कैश में, ये भी कैश, और 50,000 से ऊपर अगर आप कैश पे करते हो 1 डे, सिंगल डे पे, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा पैन नंबर। हाँ, अब एफडी आ गई। एफडी करवाते हो तो एफडी कहीं से भी करा सकते हो, पोस्ट ऑफिस से कराओ, बैंक से कराओ, निधि कंपनी से कराओ, एनबीएफसी से कराओ, तो वहां पर 50,000 से ऊपर की सिंगल एफडी या साल की सारी एफडी मिलाकर 5 लाख की लिमिट है। मान लो मेरी एक्सिस बैंक में भी कुछ एफडी है 2 लाख की एफडी कहीं और है, नहीं आई मीन सिंगल एफडी 50,000 से ऊपर मैं कम करता हूं। मान लो एक्सिस में 40,000 की एफडी है, पीएनबी में 40,000 की एफडी है, तो वो दोनों मिलाकर काउंट नहीं करेंगे। एक बैंक के अंदर अगर आपकी सिंगल एफडी 50,000 से ऊपर है, ये सारी एफडीज को मिलाकर, अपना एक बैंक की सारी एफडीज को मिलाकर 5 लाख से ऊपर है, तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि भाई पहले एक कार्ड होता है, उसमें पहले पैसा लोड कर लो, बाद में आप उसको पेमेंट कर सकते हो कहीं पर भी, तो अगर कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आपने खरीद रखा है, तो उस केस में भी पेमेंट इन कैश, और उस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लोड कराने के लिए आप कैश में पेमेंट करते हो, और ये अपना, या फिर आप बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करते हो, तो अगर आप मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 1 साल की लिमिट है, अगर उस कार्ड की पेमेंट यानी कि जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है उसमें पैसा जमा कराने के लिए आप कैश देते हो या क्या कहते हैं बैंक ड्राफ्ट देते हो, तो और बैंकर चेक वगैरह देते हो, साल में 50,000 की लिमिट है, उससे ऊपर दोगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो और उसका 50,000 रुपए से ऊपर का प्रीमियम देते हो 1 साल के अंदर, ये साल का है, सारी पॉलिसीज को जोड़कर एग्रीगेटिंग,
सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़कर अगर जोड़कर अगर 50,000 से ऊपर का प्रीमियम है तो उस केस में आपको अपना क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप कोई सिक्योरिटीज खरीदते हो, शेयर्स वगैरह अदर देन शेयर्स को छोड़ के कोई और सिक्योरिटीज खरीदते हो और तो आपको 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन के ऊपर पैन नंबर देना पड़ेगा। हालांकि पीछे ना कुछ बॉन्ड्स कवर हुए थे, आरबीआई के बॉन्ड्स थे या फिर क्या कहते हैं अपना कोई डिबेंचर थे, वो तो 50,000 की लिमिट थी, बट इनको छोड़कर कोई और चीज, कोई और सिक्योरिटी हो सकती है। तो बॉन्ड या डिबेंचर को छोड़कर कोई ज्यादा और कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर लिखा रहेगा शेयर्स नॉट लिस्टेड, अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदते हो तो 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। एनएससी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, मैंने उसके शेयर खरीदे तो मैंने पैन नंबर दिया था, हालांकि मैंने तो 50,000 के खरीदे, बट स्टिल 1 लाख से ऊपर अगर आप खरीदते हो तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो, जमीन वगैरह खरीदते हो, तो अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। और अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज और वैल्यूड एट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, या तो कंसिडरेशन 10 लाख से ऊपर है या फिर क्या कहते हैं अपना, और कंसिडरेशन ऐसा नहीं करेगा कैश में, कंसिडरेशन टोटल 10 लाख से ऊपर है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ऊपर है, दोनों में से कुछ भी चीज, कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री करवाते टाइम। जो चीजें ऊपर कवर नहीं हुई हैं, एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन दैट, तो वहां पर 2 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन की लिमिट लगती है। 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई सामान अगर आप खरीदोगे तो उसमें कैश आपको देना पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर सपोज कीजिए आप गाड़ी खरीदते हो, पैन नंबर देना पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर अगर आप पारस में एडमिशन लेते हो, पैन नंबर देना पड़ेगा। तो जब भी 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस केस में आपको पैन नंबर जो है अपना देना पड़ेगा। इसके अलावा माइनर जो होता है ना, वो अपने पेरेंट्स के पैन नंबर देते हैं, फादर या मदर गार्जियन उसका जो है वो पैन नंबर देता है। और इसके अलावा अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म साइन करके, फॉर्म 60 होता है, वो साइन करके दे सकते हो। जैसे मेरे पिताजी किसान हैं, तो जब वो बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं 50,000 से ऊपर कैश फसल बेचकर, तो अपना हम पैन नंबर नहीं देते, बैंक को हम लिख कर देते हैं फॉर्म पे कि हमारे पास पैन नंबर नहीं है, हम किसान है, हमारी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो हमारे पास पैन नंबर नहीं है। तो उसके इसमें आप फॉर्म नंबर 60 दे सकते हो। इसके अलावा ये जितने भी प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाई अप्लाई नहीं होते गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट कॉन्सुलेट ऑफिस, बाहर वाले फॉरेन वालों के ऑफिस या नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर कुछ प्रोविजन अप्लाई नहीं होते इनमें से। और या फिर क्या कहते हैं, और इसके अलावा हाँ बस ये 2 ही पॉइंट है कि गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट पैन नंबर थोड़ी ना देगी, और दूसरा नॉन रेजिडेंट्स भी कई जगह पैन नंबर नहीं देंगे। इसके अलावा आपको पैन नंबर जो है वो हर डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है, टीडीएस का डॉक्यूमेंट, टीसीएस का डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट में आपको पैन नंबर देना पड़ता है। और कहाँ कहाँ पैन नंबर देना पड़ता है, जैसे लिख रखा है कि भाई जब भी आप एम्प्लॉयर फर्निश्ड बाय, ये जो स्टेटमेंट होती है ये एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को, उसमें भी पैन नंबर कोट करेगा वो एम्प्लॉई का। ये स्टेटमेंट किस चीज की होती है, एक तरह से आप टीडीएस कटने की स्टेटमेंट होती है ना, फॉर्म 16 देते हैं एम्प्लॉई को, वो मान सकते हो। जितने भी टीडीएस के सर्टिफिकेट होते हैं वहां पर देना पड़ता है, जितनी रिटर्न्स भरते हो इनकम टैक्स की, टीडीएस की, वहां देना पड़ता है आपको पैन नंबर। तो अलग अलग जगह यहाँ लिखा हुआ है कि आपको पैन नंबर देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आप चालान वगैरह बनाते हो टैक्स की पेमेंट के लिए, वहां आपको पैन नंबर देना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं कि कहाँ कहाँ आपको पैन नंबर देना पड़ता है, कोई ज्यादा खास पॉइंट नहीं है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई कहाँ कहाँ पैन नंबर, कब पैन नंबर नहीं देना, तो पैन नंबर कहाँ नहीं देना, तो कुछ लोगों को पैन नंबर नहीं देना, जैसे कि जिनके पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो पैन नंबर उनको देने की जरूरत नहीं है जहां आपके पास इनकम ही आपके टैक्सेबल नहीं है, जैसे मैंने किसान के बारे में बताया। या फिर क्या कहते हैं अपना कि अगर वो लिख कर दे देता है कि भाई मेरी जो टैक्स है वो 0 बनती है, तो फिर आपको पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा। तो ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा अब नया रूल बन गया है कि पैन और आधार दोनों को लिंक कराना है, और पैन और आधार को आप आपस में यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आधार नंबर दे सकते हो, तो भी काम चल जाएगा। बट वो तभी है जब क्या कहते हैं अपना आपने दोनों को लिंक करा रखा है, तो पहला काम आपको उसको लिंक कराना पड़ेगा। अगर आप लिंक करा देते हो तो उस केस में फिर आप पैन की जगह आधार, आधार की जगह पैन दे सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाँ, तो इसके अलावा बात करते हैं कि
हाँ, तो आधार नंबर भी आपको देना पड़ सकता है, पैन और आधार को लिंक कराना है उसकी जगह दे सकते हो। तो ये वही वही 3 ट्रांजेक्शन लिख रखी है कि जहां पर आपने पैन दिया था उसकी जगह आप आधार नंबर भी दे सकते हो, कोई खास पॉइंट नहीं है ये वाला। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो अपना वो ये है कि भाई अगर आप पैन नंबर वगैरह नहीं देते हो तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, ये ध्यान रखना आप। और पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी, तब जाके आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। मैं आधार नंबर के बारे में बात कर रहा था बेटा, इसमें ना एक अमेंडमेंट भी थी, तो वो आपको अभी वो बताऊंगा कि अमेंडमेंट क्या थी। तो इसके अलावा और हाँ, अब आधार नंबर कोटिंग ऑफ आधार नंबर, कि आधार नंबर कोट करना कंपलसरी। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप अगर मान लो आपके पास पैन नंबर है तो आपको आधार नंबर से लिंक कराना पड़ेगा, दोनों को लिंक कराना पड़ेगा। आधार नंबर 2 जगह कोट करना कंपलसरी होता है, एक तो पैन नंबर के अंदर और एक रिटर्न के अंदर। आईटीआर के अंदर भी आधार नंबर लिखना पड़ता है और पैन नंबर के अंदर भी आधार नंबर लिखना पड़ता है। जब पैन नंबर की एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन जो होती है पैन नंबर की, उसमें भी आपको आधार नंबर लिखना पड़ता है। इसके अलावा जो अपना एनरोलमेंट आईडी है, और इसके ऊपर अमेंडमेंट है, ये प्रोविजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अमेंडमेंट वाला पॉइंट है ये। और आधार नंबर इंटीमेट करना है, इसकी लास्ट डेट थी आधार नंबर लिंक करने की, तो ये अपना रिक्वायरमेंट शुरू हो गई थी 1 जुलाई 1997 से, क्योंकि जब आधार नंबर आया था इस दुनिया में तब से शुरू हो गया था कि भाई आधार नंबर भी आपको कोट करना है, पैन नंबर को लिंक करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट डेट दी थी कि भाई 31/3/22 ये लास्ट डेट है कि यहां से पहले पहले आपको पैन और आधार को लिंक करना है। अगर नहीं करोगे, इसके बाद लिंक करोगे, इसके बाद भी लिंक कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, बट अगर इसके बाद लिंक करोगे तो आपको जो है पेनल्टी लग जाएगी। वो कितनी पेनल्टी होगी, वो अपना 1,000 रुपए की एक फीस लग जाती है अगर आप अब लिंक करोगे तो अगर आप इसके बाद लिंक करोगे तो उसके बाद 1,000 रुपए की जो है वो एक फीस लग जाती है, इसके बाद लिंक करोगे तो। और इसके अलावा मैं अगर आपको बात बताऊं तो वो है कि भाई 31/22 से पहले पहले लिंक करना था। और अब जिन लोगों ने लिंक नहीं किया 1/7/23 के बाद, 1/7/23 के बाद अगर जिन लोगों, वैसे तो करना था लिंक 31/22 से पहले, अगर 31/22 से पहले कर दोगे तो कोई अपना फाइन नहीं लगेगा, उसके बाद करोगे तो 1,000 रुपए लगेंगे। बट इसमें एक और बात भी आई कि 1 जुलाई 23 इसके बाद अगर लिंक करोगे, अगर इसके बाद भी लिंक नहीं किया तो आपका पैन को हम इनऑपरेटिव मान लेंगे और ऐसा मान लेंगे आपका पैन नंबर था ही नहीं। तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना मैं क्या कहते हैं आपको करा रहा हूं ना, वो ही चीजें आपको ढंग से करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर आपने 1 जुलाई 23 के बाद भी अपना लिंक नहीं किया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। नंबर 1, कोई आपको आईटी इनकम टैक्स रिफंड नहीं देंगे हम। इसके अलावा और जब रिफंड ही नहीं देंगे तो उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा वो भी नहीं देंगे। इसके अलावा टीडीएस जो कटा होगा या टीडीएस जो कटना होगा वो हम ज्यादा रेट से चार्ज करेंगे। आपको याद होगा मैंने टीडीएस वाले चैप्टर में बताया था कि 20% टीडीएस लग जाता है अगर आप पैन नंबर नहीं देते। तो क्योंकि अब आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो चुका है तो पैन नंबर दे दोगे ना तब भी 20% टीडीएस लगेगा। और अगर टीसीएस था वहां पर शायद 5% का रेट था, तो भाई अगर आप क्या कहते हैं टीडीएस या टीसीएस आपका हायर रेट से कटेगा अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया 1 जुलाई 2023 के बाद भी। तो ये रूल 1 जुलाई 2023 के बाद लग जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें 1,000 रुपए की फीस थी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर हम अगली बात पे आते हैं, किन किन लोगों को ये पैन और आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है, वो ये 4 तरह के लोग हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है कि जो असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहते हैं वहां पर ना थोड़ा कुछ दिक्कत चल रही है, उनके लोगों के पास, कईयों के पास आधार नंबर है नहीं, तो उनको जो है लिंक कराने की, क्योंकि अपना वो बॉर्डर एरिया से काफी लोग बाहर से आते रहते हैं, तो उन लोगों को जो है अपना पैन आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। जो नॉन रेजिडेंट है उसको भी जरूरत नहीं है, जो 80 साल का हो चुका है उसको भी जरूरत नहीं है, भाई वो तो भगवान को प्यारा होने वाले हैं। तो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नागरिक नहीं है उनको भी जरूरत नहीं है। तो इन 4 लोगों को पैन और आधार को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। यही डायग्राम बना रखा है मैंने। 31/22 से पहले पहले आपको कराना था लिंक, और अगर करा लेते तो आपको लेट फीस ना लगती। इसके बाद कराओगे तो लेट फीस लगेगी। लेट फीस कितनी है? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए की जो है वो लेट फीस लगेगी। लेकिन 1/7/23 के बाद लेट फीस तो लगेगी। 1/7/23 के बाद तो हम अगर क्या कहते हैं, अगर फिर भी नहीं कराओगे तो हम उसको इनऑपरेटिव मान लेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो है वो टीआरपी के बारे में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, अभी एक जो अमेंडमेंट है ये लिंक वाले पॉइंट के अंदर, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो उसके लिए वैसे तो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में कवर किया है, तो आप अमेंडमेंट लेक्चर देख सकते हो। अमेंडमेंट लेक्चर फॉर जनवरी 26 वाला देख सकते हो, उसमें रिटर्न चैप्टर की एक 15 मिनट की अमेंडमेंट है, वो अच्छे से कवर की है। बट शॉर्ट में मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा इस रिवीजन लेक्चर में, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीआरपी वाले टॉपिक की, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रहता है। देखिए, जो लोग खुद रिटर्न नहीं भर पाते या सीए के पास नहीं जाना चाहते, तो वो अपना उनके लिए इनकम टैक्स वालों ने बोला हुआ है कि हम आपके लिए कुछ बंदे अपॉइंट करेंगे जिनको बोलते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, आप उन पे जाकर रिटर्न भरवा सकते हो। अब ये इसमें अपने को ये पढ़ना है कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी बातें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकता है। देखो इसमें क्या लिखा रखा है कि भाई टीआरपी कौन बन सकता है, पहले उसकी बात करते हैं। इसको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म टीआरपी होती है। तो इसमें कौन कौन बन सकता है, वो अपना, ठीक है, तो वो उसको साइन भी करने पड़ेंगे टीआरपी को, ताकि पता लगे कि भाई कौन से टीआरपी ने रिटर्न भरी है। तो टीआरपी कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता, अदर देन किसी बैंक का ऑफिसर, कोई बैंक में एम्प्लॉय हो, और विच द असेसी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट। मतलब कि मान लो मैं टीआरपी हूं, मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उस क्लाइंट का जो है क्या कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो और वो भी कौन से वाला अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिर रेगुलर डीलिंग करता रहता है। तो मैं उस बंदे का, मैं जो है क्या कहते हैं पंजाब नेशनल पीएनबी बैंक में मैं एम्प्लॉय हूं और मैं साथ में टीआरपी भी हूं। मैं पीएनबी बैंक में एम्प्लॉय हूं और मैं साथ में टीआरपी भी हूं। अब मेरे पास कोई क्या कहते हैं क्लाइंट आया, उसका पीएनबी बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट, तो मैं उसका टीआरपी नहीं बन सकता, तो उसको किसी और के पास जाना पड़ेगा, मैं उसका टीआरपी नहीं बन सकता। इसके अलावा लीगल प्रैक्टिशनर, कोई लॉयर है, तो वो भी जो है अपना टीआरपी नहीं बन सकता। अकाउंटेंट, एक सीए भी टीआरपी नहीं बन सकता, क्योंकि सीए को ना ऑडिट करनी होती है, तो आप टीआरपी नहीं बन सकते। इसके अलावा एक एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड पर्सन, एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनके एम्प्लॉय टीआरपी नहीं बन सकते। आइए बताते हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो देखो क्या लिखा रखा है, स्पेसिफाइड पर्सन है मीन्स अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ पर्सन जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हों। मतलब कि हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब ये कि अगर कोई बंदा है जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, या कंपनी के भी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, तो जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। तो उसका जो एम्प्लॉय है वो टीआरपी नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पारस है कंपनी, उसका एम्प्लॉय हो गया मैं, तो मैं टीआरपी नहीं बन सकता, या पारस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो टीआरपी नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनकी ऑडिट होती है, वो स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। तो उनके सॉरी मैं गलत बोल गया, एनी पर्सन अदर देन द कंपनी। और हाँ, पारस जो है क्या कहते हैं उसके एम्प्लॉय तो बन सकते हैं टीआरपी, लेकिन मान लो कोई सोल प्रोप्राइटर है, मतलब किराना स्टोर है, मान लो शर्मा किराना स्टोर, शर्मा किराना स्टोर के अंदर जो एम्प्लॉय काम करता है उनकी कोई ऑडिट नहीं होती है शर्मा किराना स्टोर की, तो जो एम्प्लॉय काम करता है वो टीआरपी नहीं बन सकता। क्या रीजन है भाई, देखो ऑडिट होती होगी तो भाई कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट सारे प्रॉपर, सीए आएगा वो चेक कर लेगा। तो अगर कोई कंपनी है या जिनकी ऑडिट होती है उनके एम्प्लॉय तो टीआरपी बन सकते हैं, बट अगर क्या कहते हैं कोई प्रोप्राइटर फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है जिनकी ऑडिट नहीं होती है, उनके जो एम्प्लॉय हैं वो टीआरपी नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। इसके अलावा जो टीआरपी है उसको क्या कहते हैं अपना, और क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह बताई जाएंगी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। तो 5वां पॉइंट तो आपके काम का है नहीं, ये स्कीम बनाई है, स्कीम में सारा लिख रखा है कि कौन कौन सा बंदा जो है टीआरपी बन सकता है। तो अगेन वही बात है कि अपना इंडिविजुअल या एचयूएफ ये लोग अपना रिटर्न भरवा सकते हैं टीआरपी के पास जाकर, तो ये लोग अपना रिटर्न भरवा सकते हैं टीआरपी के पास जाकर। कंपनी वगैरह रिटर्न नहीं भरवा सकती है टीआरपी के पास, उनकी ऑडिट होती है। इसके अलावा टीआरपी जो है वो क्या कहते हैं अपना, कौन बन सकता है, एक इंडिविजुअल बन सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट होगा टीआरपी का, और एक गवर्नमेंट उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी, यूआईएन नंबर देगी कि भाई तुम एक टीआरपी हो उस चीज के। इसके अलावा और कौन नहीं बन सकता, वही ये तो सेम पॉइंट है कि भाई बैंक का ऑफिसर जिसका करंट अकाउंट है, या अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर, वो नहीं बन सकते, वो तो सेम पॉइंट है बेटा। तो मतलब ये है कि भाई इंडिविजुअल या एचयूएफ ही जाकर रिटर्न भरवा सकते हैं टीआरपी के पास।
एक बात ये ध्यान, नई बात निकल कर आई है इसमें। इसके अलावा उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीआरपी बनने के लिए? तो बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए टीआरपी बनने के लिए, और बीकॉम या कोई बैचलर में कोई और डिग्री हो सकती है, बीबीए वगैरह वगैरह, या फिर सीए का इंटर लेवल क्लियर कर रखा हो, या कंपनी सेक्रेटरी का इंटर लेवल क्लियर कर रखा हो, या कोस्ट अकाउंटेंट वालों का इंटर लेवल क्लियर कर रखा हो, या तो सीएस सीएस या सीएमए का इंटर लेवल क्लियर कर रखा हो, या फिर आपने बीकॉम बीए बैचलर की डिग्री कर रखी हो। इनमें से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको टीआरपी बनने के लिए। इसके अलावा अब देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल एचयूएफ रिटर्न भरवा सकते हैं टीआरपी के पास, और हाँ, हाउएवर फॉलोइंग एलिजिबल पर्सन कैन नॉट, मतलब ये इंडिविजुअल एचयूएफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीआरपी के पास रिटर्न नहीं भरवा सकते। वो कौन है? कैन नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, वो नहीं भरवा सकते। Who is carrying out a business or profession during the year, accounts of the business or profession are required to be audited, यानी कि जिनकी भी ऑडिट होती है वो लोग जो है टीआरपी के पास जाकर रिटर्न नहीं भरवा सकते, वो सीए के पास ही जाना, क्योंकि टीआरपी को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो टीआरपी सिंपल रिटर्न भर सकता है सैलरी वगैरह की। तभी तो ये बोला गया था भाई कि भाई जो इंडिविजुअल एचयूएफ हैं वही करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है। इवन पार्टनरशिप फर्म्स को भी मना कर दिया गया, वो भी नहीं भरवा सकते टीआरपी के पास रिटर्न। तो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ जा सकते हैं, वो भी वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी ऑडिट नहीं होती वही जा सकते हैं। या फिर नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, जो एनआर है वो भी नहीं जा सकता भाई टीआरपी के पास, एनआर भी टीआरपी के पास नहीं जा सकता। इसके अलावा एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश अ रिवाइज्ड रिटर्न, cannot furnish a revised return of income for assessment year through a TRP unless he has furnished the original return of the income for that assessment year through such TRP or any other TRP। मतलब ये, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न तो भरवाई थी एक सीए से, रिवाइज रिटर्न आप टीआरपी से नहीं भरवा सकते। अगर आपने रिवाइज रिटर्न किसी टीआरपी से भरवाई थी तो ही, सॉरी, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न किसी टीआरपी से भरवाई थी तो ही आप रिवाइज रिटर्न किसी दूसरे टीआरपी से भरवा सकते हो, या फिर उसी सेम टीआरपी से भरवा सकते हो। मतलब अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भरवाई है सीए से या खुद भरी है तो आप रिवाइज रिटर्न टीआरपी से नहीं भरवा सकते। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न अपना एक टीआरपी से भरवाई थी तो फिर रिवाइज रिटर्न भी आप टीआरपी से भरवा सकते हो, वो चाहे दूसरा टीआरपी हो चाहे सेम टीआरपी हो, उससे आप भरवा सकते हो। इसके अलावा अगली बात पे आते हैं, वो ये है कि इम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास इज नॉट ऑथोराइज, और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई जिसकी इट फॉलोज दैट एम्प्लॉयज ऑफ कंपनीज एंड पर्सन हुज अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और आर एलिजिबल टू टीआरपी। तो मतलब अगर किसी के ऑडिट होते हैं अकाउंट्स तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो टीआरपी बन सकते हैं, बट अगर किसी बंदे के अकाउंट ऑडिट नहीं होते तो उनके जो एम्प्लॉय हैं वो टीआरपी नहीं बन सकते। इसके अलावा अब आते हैं भाई किन किन को जो रिटर्न होती है वो वेरीफाई करनी पड़ती है, रिटर्न पे साइन किसके चलते हैं, क्योंकि रिटर्न भर तो दी, उस पे साइन किसके चलते हैं। तो ये भी एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी बार आते हैं भाई इसमें से क्वेश्चंस। तो इसका क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना, उसमें मैंने पास्ट के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस केस में कौन साइन करेगा? तो भाई इंडिविजुअल केस में देखो कौन साइन करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल अगर इंडिया से एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर वो इंडिया में नहीं रहता, फॉरेन रहता है, तो उस केस में या तो खुद साइन करेगा या कोई वो ऑथोराइज करके जाएगा पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, वो जो है साइन करेगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी भी जो है अटैच करनी पड़ेगी आईटीआर के साथ। मतलब कोई बंदा इंडिया में नहीं रहता, फॉरेन में रहता है, तो या तो वो खुद साइन करेगा या फिर इंडिया में किसी सीए को उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी होगी साइन करने की, वो बंदा साइन करेगा। या फिर अगर वो इनकैपेसिटेटेड है, मेंटली पागल हो चुका है वो इंडिविजुअल, उसका इलाज चल रहा है, तो उस केस में वो उसका गार्जियन जो होगा वो साइन करेगा, या फिर कोई और पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, मतलब वही किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह दे रखी हो वो साइन करेगा। इसके अलावा अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, अगर इंडिविजुअल के पॉसिबल नहीं है वेरीफाई रिटर्न करना, मतलब इंडिविजुअल ऐसी हालत में नहीं है कि रिटर्न को साइन वगैरह कर पाए, तो उस केस में ड्यूली अथोराइज पर्सन, जो भी अथोराइज किया जाएगा जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, वो जो है क्या कहते हैं साइन करेगा। अगर इनको छोड़ दें, इन सारे केसेस को, ये सारे एक्सेप्शनल केसेस थे कि भैया तो इंडिया से बाहर नहीं है, पागल है या साइन नहीं कर सकता, अगर इन सबको छोड़ दे तो उस केस में इंडिविजुअल खुद साइन करेगा। जैसे मैं हूं तो मैं खुद साइन करता हूं, मैं पागल भी नहीं हूं, मैं इंडिया से बाहर भी नहीं हूं और मैं साइन कर भी सकता हूं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं खुद ही साइन करूंगा। इसके अलावा अब एचयूएफ के केस में कौन साइन करेगा, तो वहां पर ये है
वैसे तो कर्ता साइन करता है बेटा, लेकिन अगर कर्ता इंडिया से बाहर है तो फिर कोई और अडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ कर सकता है साइन, और अगर कर्ता पागल है तो भी कोई और अडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ साइन कर सकता है। ये हर पॉइंट आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बेटा, एमसीक्यू बन सकते हैं। कंपनी में कौन साइन करता है? वैसे तो कंपनी का एमडी साइन करता है, लेकिन अगर एमडी जो है वो बाहर है तो उस केस में डायरेक्टर साइन कर देगा, कोई और डायरेक्टर होगा कंपनी का या कोई एनी अदर पर्सन जिसको भी उन्होंने अपॉइंट कर रखा होगा वो साइन कर देगा। इसके अलावा अगर कंपनी में एमडी नहीं है तो भी सेम बात है, या तो डायरेक्टर साइन कर देगा या फिर कोई और अदर पर्सन साइन कर देगा। कंपनी एनआर कंपनी है तो उस केस में वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी इंडिया में किसी पर्सन के पास, तो वो साइन करेगा। जैसे टेस्ला कंपनी का जो एनआर कंपनी है टेस्ला कंपनी, तो इंडिया में उसका कोई बंदा होगा जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी होगी, वो साइन करेगा। इसके अलावा अगर कंपनी वाउंड अप में चली गई है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, वो साइन करेगा। इसके अलावा ये नेक्स्ट पॉइंट भी वही है कि अगर एक पर्सन अपॉइंट किया गया है जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है तो फिर वो लिक्विडेटर साइन करेगा। इसके अलावा अगर कंपनी के मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो साइन करेगा। और अगर मान लीजिए कंपनी चली गई है आईबीसी के अंदर, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है, एक नया एक्ट है, इसमें अगर कंपनी चली गई है, ऑब्वियसली बात है कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाती है तो जाती है, तो उस केस में एक प्रोफेशनल आईआरपी अपॉइंट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो जो है क्या कहते हैं साइन करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो वैसे तो मैनेजिंग पार्टनर साइन करता है, लेकिन अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या मैनेजिंग पार्टनर साइन नहीं कर सकता तो फिर कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, माइनर को छोड़ के कोई भी दूसरा पार्टनर साइन कर सकता है। एलएलपी के साइन करता होता है बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या कोई वो यहाँ नहीं है या साइन नहीं कर पा रहा है तो कोई भी एलएलपी का पार्टनर साइन कर सकता है। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की नगर पालिका वगैरह, उनका प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करता है। पॉलिटिकल पार्टी मोदी बीजेपी के कौन साइन करेगा? तो सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या सेक्रेटरी जो होता है वो साइन करता है। आई डोंट नो कि बीजेपी का सेक्रेटरी कौन है, या कोई और एओपी बीओआई है तो उसका कोई भी मेंबर साइन कर सकता है या प्रिंसिपल ऑफिसर साइन कर सकता है। इसके अलावा कोई पर्सन है एजीपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट वगैरह है, तो या वो खुद साइन कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते तो कोई एनी अदर पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, यानी कि जिसको भी कॉम्पिटेंट बनाया गया है, अटॉर्नी वगैरह दे रखी है, वो साइन कर सकता है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। हाँ जी बेटा, तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक अमेंडमेंट आई हुई है वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। ये जनवरी 26 से ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है ये जो अमेंडमेंट है। पहले क्या होता था कि भाई जब भी अपने को पैन नंबर अप्लाई करना है तो अपने को आधार नंबर जो है वो साथ में कोट करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर जाकर अप्लाई करो, और उसकी आधार नंबर अप्लाई करने की जो एनरोलमेंट आईडी आएगी वो एनरोलमेंट आईडी आप दे सकते हो पैन नंबर की एप्लीकेशन के अंदर। मतलब आपको पैन नंबर अप्लाई करना है, ना आपके पास पैन नंबर है ना आधार नंबर है, पहले आप जाओ आधार नंबर अप्लाई करने, आधार नंबर की एनरोलमेंट आईडी आएगी, उस आईडी के बेस पे आप क्या ले सकते हो, पैन नंबर ले सकते हो। तो अब गवर्नमेंट ने ये रास्ता डिसकंटिन्यू कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कि पहले आपका आधार नंबर आ जाने दो, जब आपका आधार नंबर आ जाएगा उसके बाद ही आप पैन नंबर फिर अप्लाई करना, और अपना जो पैन नंबर की एप्लीकेशन होगी उसके अंदर आपको आधार नंबर ही देना पड़ेगा, एनरोलमेंट आईडी से काम नहीं चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन डिसकंटिन्यू किया गया है 1/10/24 के बाद, यानी कि 1/10/24 और उसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना आप आधार नंबर ही देना पड़ेगा आपको, एनरोलमेंट आईडी से काम नहीं चलेगा। आधार नंबर की पैन नंबर अप्लाई करने के लिए आपको आधार नंबर देना कंपलसरी हो गया 1/10/24 के बाद। दूसरी बात जो आती है, दूसरी अमेंडमेंट इसके अंदर वो ये है कि भाई कि जिन लोगों ने 1/10/24 से पहले पैन नंबर की एप्लीकेशन अप्लाई की थी और एनरोलमेंट आईडी दी थी, अब उनको 31 दिसंबर 25 से पहले आधार नंबर अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका पैन हम इनवैलिड मान लेंगे। यानी कि 1/10/24 से पहले जिन्होंने भी पैन की एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन के अंदर एनरोलमेंट आईडी दी थी आधार की, तो अब उनको 31/12/25 से पहले अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। 1/10/24 के बाद जो एप्लीकेशन जाएंगी उनमें तो आधार देना ही पड़ेगा, और जो पुरानी एप्लीकेशन थी
उनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपका पैन नंबर आ तो गया होगा, बट 31/12 से पहले 31/12/25 से पहले पहले आपको आधार नंबर अब देना पड़ेगा, उसमें अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन बना रखे हैं, ये अमेंडमेंट लेक्चर में आपको मिलेंगे, तो वो अपने आप कर लेना। इसके अलावा अगर मैं वापस आता हूं, जो अपना रिटर्न का चैप्टर चल रहा था उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो है बेटा हम कर रहे थे, अब टॉपिक आ गया था अपडेटेड रिटर्न का। तो आइए अपडेटेड रिटर्न क्या रहती है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो बेटा हमारी जैसे आपको बताया था कि जो प्रीवियस ईयर मान लीजिए 25-26 है, तो उसकी जो रिटर्न जाने की डेट होती है वो होती है 31 जुलाई 26 या 31 अक्टूबर 26, या फिर हाँ ये डेट रहती है। जो बंदा यहां तक भी नहीं भरता उसके लिए हमने बिलेटेड रिटर्न की डेट बताई थी 31 दिसंबर 26 तक वो भर सकता है। और जो बंदा भाई यहां तक भी नहीं भरेगा, 31 दिसंबर 26 तक भी नहीं भरेगा, उस बंदे के लिए तो भाई एक ही रास्ता है कि वो जो है अपना क्या करे, अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। तो एक नया गवर्नमेंट ने रिटर्न निकाली जो कि आप भर सकते हो जब बिलेटेड रिटर्न की डेट जा चुकी हो। तो आइए इसका मैंने डायग्राम बना रखा है, पहले आपको डायग्राम से पढ़ाता हूं। तो देखो सिलेबस का साल मान लो आपका 24-25 है, तो ये आ गया, यहां तक आप रिटर्न भर सकते हो, या जिनकी ऑडिट होती है वो यहां तक भर सकते हैं, यहां तक आप बिलेटेड भर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मान लो क्या कहते हैं, ये डेट जा चुकी है 31 दिसंबर 25 की, और जिनका सिलेबस का साल 25-26 है उनके लिए 31 दिसंबर 26 की डेट मान लीजिए अगर वो जा चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में पहले ना कोई रास्ता अवेलेबल नहीं था, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये डेट जा चुकी है ना तो अपने रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, ना ही आप अपना रिटर्न अगर आपने नहीं भरी है तो भर भी नहीं सकते। अब गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपका जो साल है जिसकी रिटर्न भरनी है उसका जहां असेसमेंट ईयर खत्म होता है वो है 31/26, इससे 2 साल जोड़ दो, वो है 31/28, यहां तक भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 की अपडेटेड रिटर्न जा सकती है 31/28 तक। वो कैसे निकाला, वो ऐसे निकाला कि इसका असेसमेंट ईयर निकालो पहले, तो वो है 25-26, असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट होती है 31/26, तो इसमें 2 साल जोड़ दो जो हो गया 31/3/28, तो यहां तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। मतलब ये कि भाई अब आप बोलोगे सर जब अपडेटेड रिटर्न भर ही सकते हैं, इतने टाइम तक भर सकते हैं, तो बिलेटेड रिटर्न का तो वजूद खत्म हो जाएगा, कोई क्यों भरेगा, लोग और वेट करेंगे 2-2.5 साल। मैं आपको बताऊंगा कि अपडेटेड रिटर्न में कुछ दिक्कतें हैं, वो जो है क्या कहते हैं, आप कुछ केसेस है जो नहीं भर सकते, जैसे कि अगर आपको इनकम अपनी कम करनी हो या फिर आपको रिफंड लेना हो तो नहीं भर सकते। तो इसीलिए अगर आपको रिफंड लेना है, इनकम कम करनी है, तो आपको अपना बिलेटेड ही भरनी पड़ेगी, मतलब यही लास्ट डेट रहेगी। अब ये मान के चलिए रिटर्न की लास्ट डेट यही है, वैसे तो लास्ट ड्यू डेट ये वाली है 31/7 या 31/10, बट अगर आप लेट हो जाते हो तो आप 31/12 तक भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लेट फीस देनी पड़ती है 1000 या 5000 रुपए की। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहां पर भी नहीं भरते हो तो कोई रास्ता नहीं है। अपडेटेड रिटर्न जो रास्ता है वो तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, उसको आप ना ही मानो तो अच्छा है। क्यों खतरनाक है सब डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो वैसे अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अपडेटेड रिटर्न कहां तक भर सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर 24-25 वाले भर सकते हैं 31/28 तक, और प्रीवियस ईयर 25-26 वाले भर सकते हैं 31/29 तक। दैट इज एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 2 साल जोड़ने हैं। अब हम अगली बात पे आते हैं, वो ये है बेटा कि कहां तक भर सकते हैं, सारी बात मैंने आपको बता दी। अब हम अगली बात पे आते हैं, तो वापस से मैं आपको थ्योरी पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या आ सकता है आपके पेपर में। तो भाई अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो, कहां तक भर सकते हो मैंने आपको बता दिया। जब भी अपडेटेड रिटर्न भरोगे तो साथ में आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एडिशनल इनकम टैक्स क्या होता है अभी सारी बातें करेंगे, तो पहले पेज नंबर आप 23 पे आ जाओ। तो अपडेटेड रिटर्न आप कहां तक भर सकते हो, आप भर सकते हो अपना असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीनों के अंदर अंदर, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कहां तक भर सकते हैं। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर हो गया 25-26, तो भर सकते हो 31/28 तक। जिनका प्रीवियस ईयर है 25-26 वो भर सकते हैं 31/29 तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज फर्निश्ड रिटर्न और नॉट। क्या उसने बिलेटेड भरी थी, रिवाइज भरी थी, मतलब किसी ने रिटर्न भरी नहीं थी वो भी भर सकता है अपडेटेड रिटर्न।
किसने बिलेटेड भरी थी वो भी भर सकता है, किसने रिवाइज भरी थी वो भी भर सकता है। तो कोई बंदा बिलेटेड रिटर्न भर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि 31 दिन 28 तक भरनी पड़ेगी। कुछ और भी कंडीशंस हैं, वो बताऊंगा मैं क्या क्या कंडीशंस हैं। कौन बंदा नहीं भर सकता? अगर आपको लॉस दिखाना है, बिजनेस में लॉस हुआ, लॉस दिखाना है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप बिलेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तभी मैं बोल रहा था कि बिलेटेड रिटर्न ही लास्ट ऑप्शन है। अपडेटेड रिटर्न तो भाई सिर्फ तभी भर सकते हो जब आप गवर्नमेंट को आपका मन में आए कि मेरे को टैक्स देना है। ये कंसेप्ट उनके लिए बनाया गया था कि जिनको जो है क्या कहते हैं, रिटर्न नहीं भरी लेकिन बाद में नींद नहीं आ रही, उनको डर लग रहा है कि कहीं नोटिस ना आ जाए, तो जिनको अपनी ईमानदारी से टैक्स भरना है, टैक्स भरने के लिए आप ये वाले रिटर्न भर सकते हो। अगर आपको लॉस दिखाना है, रिफंड लेना है, तो ये रिटर्न नहीं भर सकते। तो देखो क्या लिखा रखा है, अगर आपको डिक्रीज करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपने पहले रिटर्न भरी थी नॉर्मल रिटर्न, या फिर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी थी या रिवाइज रिटर्न भरी थी, अब आपको उसमें जो टैक्स आपने दिखाया था उससे कम दिखाना है। कम दिखाने के लिए कभी भी बिलेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। अगर आपको टैक्स ज्यादा दिखाना है अपनी रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न से या नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा दिखाना है टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को कोई पैसा देना है, कोई टैक्स देना है, तो ही आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। या फिर रिफंड लेना है आपको तो भी रिटर्न नहीं भर सकते, या फिर रिफंड इंक्रीज करवाना है। सपोज कि जैसे मैं हूं, मेरा ना रिफंड अभी आया था 50,000 1 लाख जो भी था, अब मान लो मैं अगले साल भरूं अपडेटेड रिटर्न और रिफंड को बढ़ाऊं, तो मैं अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकता। इसके अलावा और कौन नहीं भर सकता अपडेटेड रिटर्न? ए पर्सन हैज, जिसने अपडेटेड रिटर्न भर दी वो दोबारा नहीं भर सकता। रिवाइज रिटर्न में तो ये होता था कि भाई कितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो, लेकिन अपडेटेड रिटर्न अगर आपने भरनी है तो एक ही बार भर सकते हो। दिस इज द लास्ट ऑप्शन। एक बार अपडेटेड रिटर्न भर दी तो दोबारा आप जो है अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। इसके अलावा अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है अपना, तो भी आपके ऊपर केस चल रहा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, एक और केस बताता हूं मैं आपको कि कोई ऐसा केस होता है जिसमें आपको अपडेटेड रिटर्न भरनी ना कंपलसरी हो जाएगी। वो क्या केस होता है? सपोज कीजिए आपने 24-25 में नॉर्मल रिटर्न भरी थी, 24-25 में आपने नॉर्मल रिटर्न भरी, ठीक है, और उसमें ना लॉस था जो आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया नेक्स्ट ईयर। अब आपने 25-26 में भी क्या करा, आपने नॉर्मल रिटर्न भरी और ये जो लॉस है ना, ये यहां पर क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद आपको लगा कि भाई मेरे को ना 24-25 की रिटर्न को अपडेट करना है। जब आप अपडेट करोगे तो आपको पता ही आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये लॉस कैंसिल हो गया, तो 25-26 में आपने लॉस को क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है, तो आपको 25-26 की रिटर्न को भी अपडेट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी हो जाएगा। हाँ, अगर 25-26 का अभी वो टाइम पड़ा है बिलेटेड रिटर्न भरने का तो वो भर देना, अदरवाइज अगर वो टाइम जा चुका तो फिर तो आपको इस रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न ही करना पड़ेगा, वो कंपलसरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और लोग भी हैं जिनकी अपडेटेड रिटर्न नहीं भरनी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल के अंदर, तो वो वाली बात आपको नहीं आएगी। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज कि कुछ हमें ना एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है। जो भी बंदा अपडेटेड रिटर्न भरेगा ना उसको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है, आइए वो सीख लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है क्या कहते हैं अपना सिर्फ डायग्राम बनाया है। अभी तक जितना कराया ना अपडेटेड रिटर्न के बारे में, इनकम अपने जो इंटर लेवल पे इतना ही आ सकता है, बट फिर भी अगर कोई एमसीक्यू वगैरह और बनता है तो भाई मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, जो मैं डायग्राम से करवाऊंगा। तो मैं डायग्राम से ये बताना चाह रहा हूं बेटा आपको कि अगर आप 31-12-25, ये सिलेबस 24-25 के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बाद में 25-26 के हिसाब से बता दूंगा। अगर 24-25 साल आपके सिलेबस में है तो 31-12-25 तक आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो, और 31-3-28 तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। तो आपके लिए जो है वो क्या कहते हैं, ये टाइम पीरियड होता है अपडेटेड रिटर्न का। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि आप इस टाइम पीरियड के बीच में अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो, जो मैंने हाईलाइट किया है। तो ये टाइम पीरियड है बेटा, इस टाइम पीरियड के बीच में आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है वो 31-12-25 से लेकर 31-3-28 तक। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, इतनी आसानी से तुम्हारे को नहीं छोड़ देंगे। तुम्हारे को टाइम दिया गया था 31-12-25 तक, तुम आराम से रिटर्न भर सकते थे, कोई आपको पेनल्टी नहीं लगती, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता, नॉर्मल इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता 234 ABC का, वो भर के आप अपना 31-12-25 तक रिटर्न भर सकते थे। अगर आपने वहां भी रिटर्न नहीं भरी या फिर आपने भरी लेकिन टैक्स कम दिखाया,
अब आपको अचानक से टैक्स ज्यादा दिखाना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब जितना ज्यादा दिखाना है ना, उस ज्यादा वाली अमाउंट का आपको 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमने जो है क्या कहते हैं गड़बड़ करी है, तुमने हमारे से धोखा किया, तुमको 31/12/25 तक सही दिखा देना चाहिए था, हमने बहुत मौके दिए थे तुम्हारे को, हमने ड्यू डेट दी, फिर आपको बिलेटेड रिटर्न का टाइम दिया, रिवाइज रिटर्न का टाइम दिया, आपने फिर भी नहीं माने, तो अब हम मौका फिर भी दे रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं भरोगे ना, अगर आप अभी भी झूठ बोल रहे हो, नहीं भरोगे, तो फिर तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस वगैरह आएगा और तब पेनल्टी बहुत ज्यादा लगती है, टैक्स के अमाउंट का 100% या 300% तक पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर उन पेनल्टी से बचना है तो अभी भी आप अपडेट रिटर्न भर सकते हो अपना ईमानदारी से, लेकिन अभी जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भुगतना पड़ेगा, आपको 25% या 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। वो 25% या 50% कैसे होगा, आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपडेट रिटर्न भर रहे हो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि 31/12/25 तक तो आप क्या भर सकते थे, 31/12/25 तक तो आप भर सकते थे नॉर्मल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न भर सकते थे। अगर आप 31/12/25 के बाद भर रहे हो बट 31/3/27 से पहले भर रहे हो, 31/3/27 कैसे आया, एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अपना असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद और 1 साल के अंदर अंदर आप भर रहे हो, यानी कि देखो 24-25 जो प्रीवियस ईयर होता है ना, इसका असेसमेंट ईयर खत्म होता है 31/3/26 को, और इसका 1 साल होता है यहाँ 31/27। तो अगर आप इस पीरियड के दौरान अपडेट रिटर्न भर रहे हो तो उस केस में आपको जो आपका टैक्स बनता है उसका 125% भरना पड़ेगा, यानी कि 25% की पेनल्टी लग जाएगी। अगर क्वेश्चन में आता है टोटल टैक्स निकालना तो आप 125% से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि आप सिर्फ ये निकालो एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो सिर्फ 25% से आप मल्टीप्लाई करना, वो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, उसको अपन एडिशनल टैक्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा जो अगर कोई बंदा इससे भी लेट भर रहा है, जो मैंने मैजेंटा कलर किया है, देखो मेरे को ब्लेजर से मैच कर रहा है, तो जो इससे भी लेट भरेगा, ये जो टाइम पे जो मैंने मैजेंटा कलर किया हुआ है यहां पर, ये वाला पीरियड अगर कोई इस पीरियड के दौरान भरेगा अपडेट रिटर्न, यानी कि एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 1 साल के बाद और 2 साल खत्म होने से पहले पहले अगर इस पीरियड में भरेगा, तो वहां पर आपको टैक्स का 50% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, 50% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। नाउ अब 25% या 50% तो समझ आ गया कि अपने को एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन ये पेनल्टी किस अमाउंट पे निकाली जाएगी वो सिखा देता हूं। तो आइए किस अमाउंट पे निकाली जाएगी, तो आपको ये देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर नई इनकम दिखा रहे हो, आपने देखो हो सकता है कि पहले आपने कोई रिटर्न ना भरी हो, अगर आपने पहले कोई रिटर्न नहीं भरी है तो उस केस में आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो सकता है 0 हो जाएगा, आपने पहले कोई रिटर्न नहीं भरी, पहले कोई इंटरेस्ट नहीं भरा, पहले रिफंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो 0 हो गया ये सारी चीजें। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल है कि जो आप इनकम दिखा रहे हो, पहले मैं उस बंदे के लिए बता रहा हूं जिसने पहले कोई रिटर्न नहीं भरी, तो वो क्या करेगा, अपनी जो इनकम दिखाएगा अपडेटेड रिटर्न में, उस इनकम के हिसाब से टैक्स निकालेगा। क्योंकि अगर उसने पहले कोई रिटर्न नहीं भरी तो लेट फीस भरनी पड़ेगी उसको, क्योंकि आपने कोई रिटर्न नहीं भरी, तो 5,000 रुपए के या 1,000 रुपए की लेट फीस भरनी पड़ेगी 234F की। इसके अलावा 234ABC का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब इस टैक्स के हिसाब से जो भी नया टैक्स आया है, जो ये टैक्स आप दिखा रहे हो अपडेटेड रिटर्न के अंदर, उसके हिसाब से आपको 234ABC का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 234A का इंटरेस्ट आप जानते हो, B का भी जानते हो, C का भी जानते हो, डिटेल मैंने TDS चैप्टर में समझाई है आपको कि इंटरेस्ट कैसे निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, रिटर्न भरने की ड्यू डेट से लेकर आज तक का जो है वो 234A का इंटरेस्ट लगेगा जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो वहां तक का, और B का इंटरेस्ट 1 अप्रैल से शुरू होता है और अभी तक लगेगा जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो वहां तक का। और 234C का इंटरेस्ट तो होता है, वो तो आपका जो है वो उसी साल के अंदर लगता है, वो 3 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं एडवांस टैक्स की, तो वो आपको कैलकुलेट करके उसमें उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। मेरे को लगता नहीं कि पेपर में आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, क्योंकि ICAI का कोई इसके ऊपर क्वेश्चन है नहीं, तो आपको निकाल कर दे देगा, वो मैक्सिमम ये कर सकता है। इसमें से TDS वगैरह आपका जो कटा होगा उस साल में 24-25 में वो माइनस कर देना, कोई AMT क्रेडिट होगा तो वो माइनस कर देना। AMT क्रेडिट क्या है वो आप लास्ट चैप्टर में जानोगे, जो टोटल इनकम का चैप्टर होता है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सैलरी चैप्टर में कराया था कि भाई वो रिलीफ आप माइनस कर देना। इसके अलावा हाँ, तो ये माइनस कर देना, ये नीचे वाली चीजें 0 होंगी क्योंकि आपने पहले कोई रिटर्न नहीं भरी थी, तो फिर ये जो अमाउंट आएगी ये आपका टैक्स आएगा।
इसका आपको 125% करना है या 150% करना है। अगर वो एडिशनल टैक्स पूछेंगे तो फिर उसका ये जो अमाउंट आएगी इसका 25% कर देना या इसका 50% कर देना। अगर वो टोटल पूछेंगे तो उस केस में ये जो अमाउंट आएगी इसका 125% कर देना या इसका 150% कर देना, क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर 25 या 50% की पेनल्टी लग जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपने पहले कोई रिटर्न भरी थी, नॉर्मल रिटर्न भरी थी या रिवाइज रिटर्न भरी थी, तो क्या करना है, टैक्स तो अभी भी निकालना है नई रिटर्न के हिसाब से। जो भी अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो इसके हिसाब से कितना टैक्स आता है वो आपको निकालना है। उसमें फीस अब नहीं जोड़नी, क्योंकि आप पहले रिटर्न भर चुके हो तो ये फीस नहीं जुड़ेगी, इस केस में फीस नहीं आएगी। बट ये जो एबीसी का इंटरेस्ट है ये लग जाएगा, और वो भी नई इनकम के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा ये वाला जो इंटरेस्ट है। टीडीएस आपका जो आप उस टाइम कटा था 24-25 में, वो आप माइनस कर सकते हो, और एएमटी ग्रेड माइनस कर सकते हो, रिलीफ माइनस कर सकते हो। अगर आपने उस रिटर्न में कोई टैक्स भरा था वो माइनस कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट भरा था 234 एबीसी का वो माइनस कर सकते हो पुराने रिटर्न के अंदर। और अगर आपने पुराने रिटर्न में कोई रिफंड क्लेम किया था वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है भाई रिफंड तुम्हारे को अगर ये रिटर्न भर रहे हो तो भाई और रिफंड तो नहीं ले सकते, बट जब पुराना रिफंड ले चुके हो वो भी वापस करना पड़ेगा आप लोगों को, तो वो भी रिफंड ऐड करना पड़ेगा। अब जो अमाउंट आएगी उसका 125 या 150% करना पड़ेगा। तो ये है बेटा, इसकी कैलकुलेशन जो है ज़्यादा डिफिकल्ट तो पेपर में नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर एक दो एमसीक्यू हैं जो मैंने आपकी बुक में डाले हुए हैं, वो आप कर लेना, तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा रिटर्न का चैप्टर भी हो गया है समाप्त। और कोई चैप्टर आपको चाहिए हो और जो क्या कहते हैं रिवीजन के तौर पे, तो आप मेरे को बता देना कि भाई ये चैप्टर चाहिए। आपके पास सबके पास नंबर तो है ही मेरा। अदरवाइज मैंने आपका कंप्लीट जो है वो पैकेज बना दिया है जनवरी 26 के लिए, और आप पारस के चैनल पे जाओगे तो उसके अंदर प्लेलिस्ट बना रखी है जनवरी 26 की। उसमें सारे जो है क्या कहते हैं लेक्चर डले हुए हैं, रिवीजन लेक्चर, जीएसटी के भी 15 के 15 चैप्टर के, और इनकम टैक्स के भी सारे लेक्चर डले हुए हैं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं मिलेगा, या हाँ वो नहीं मिलेगा, वो आप क्या कहते हैं देख सकते हो पारस के यूट्यूब चैनल पे। अपना मई 26 अटेम्प्ट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा चैप्टर डला हुआ है, 10 के 10 लेक्चर डले हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के, तो आप वो देख सकते हो। उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि स्लैब रेट जो है क्या कहते हैं वो आपके वाली लगेगी, जो आपकी प्रीवियस ईयर 24-25 की स्लैब रेट है वो लगेगी, वो आपके पास बुक में है ही, तो आप जो है वो वाली स्लैब रेट देख सकते हो, तो वो वाली आप स्लैब रेट देख सकते हो। और आपकी बुक में से बाकी कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप जो है वो पूरा लेक्चर 10 के 10 लेक्चर डाल रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के यूट्यूब पे पारस के चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो है वो क्या कहते हैं सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, एक पैकेज बन गया है इनकम टैक्स और जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स का। तो अब आपसे जो है क्या कहते हैं अपना इनको बार बार देखो, 1000 बार देखो, इनको रट के जाओ अच्छे से, जब तक आपको प्रोविजंस याद नहीं हो जाते तब तक आपको इनको पढ़ना है, तब तक इनको रिवीजन लेक्चर को देखना है 2 बार 4 बार, जब तक इनको रट नहीं जाते आपके प्रोविजंस। तो मिलेंगे आपसे फिर कभी, और बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स जनवरी 26 वालों। अब जो जनवरी 26 के बाद वाले अटेम्प्ट वाले हैं, मई 26 वाले हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जो है वो अपना सिलेबस का साल यहां पर आता था 25-26, तो उनके लिए सीधी सी बात आएगी कि ये अपना रिटर्न भर सकते हैं 31/7/26 तक, 31/10/26 तक, या अपना रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं 31/12/26 तक। बट अगर वो भरना चाहते हैं अपना बिलेटेड अपना अपडेटेड रिटर्न, तो वो भर सकते हैं 31/3/29 तक जो है वो भर सकते हैं। अगर वो इस टाइम पीरियड 28 से 29, 1/28 से 31 से 29 के बीच में भरेंगे तो 50% लग जाएगी पेनल्टी, और यदि वो 31/12/26 से 31/3/28 के बीच में भरेंगे रिटर्न तो उस केस में 25% की पेनल्टी लग जाएगी। बाकी रूल्स जो है वो आप लोगों के लिए सेम रहेंगे, चाहे वो मई 26 या उसके ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वाले हैं वो सेम रहेंगे। तो आप लोगों को भी कुछ पूछना हो, कुछ अपना बात करनी हो अपनी पढ़ाई से लेकर, और आपको भी कोई और चैप्टर की रिवीजन चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो यही टारगेट है कि सारे बच्चे जो है क्या कहते हैं पास हो जाएं बढ़िया नंबरों से कम जो है वो 60 मार्क्स तो ऑब्टेन करके चलें, एग्जामिशन लेकर चलें। क्योंकि आपको पता ही है मई 27 से तो फिर हमारा इनकम टैक्स नया एक्ट आ रहा है, तो फिर आपको नए लेक्चर लेने पड़ेंगे सारे ही। तो इसीलिए जो भी अपना जनवरी
26 है, मई 26 है, सितंबर 26 है, ये जनवरी 27 वाले हैं, ये सारे यहाँ तक जो है अपना इनकम टैक्स पढ़ के इसको अटेम्प्ट को क्लियर कर लें। अदरवाइज फिर आपको सारी क्लासेस दोबारा लेनी पड़ेंगी मई 27 में। तो इसीलिए आप सबको जो भी मेरी हेल्प चाहिए वो आप बता सकते हो। और हाँ, टैक्स एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, बार बार आपको जो है सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है वो पेपर निकलेगा। कहीं आप सोचो कि बहुत आसान है, हलवा है, वो नहीं है बेटा। तो हलवे को भी गर्म ठंडा करके खाना पड़ेगा, उस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको टैक्स के अंदर। तो वो आपको कम से कम हम मान के चलते हैं कि 4 बार आपको इनकम टैक्स जीएसटी को पूरा रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर भी 4 बार करने हैं उसके, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, तब जाके आप अपना पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे फिर कभी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।